हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। कैसे हैं आप सब? अपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट में अपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन क्या है, ओम्स लॉ पढ़ा आपने। इसके अलावा ओम्स लॉ की जो फॉर्म थी माइक्रोस्कोपिक स्केल में, उसके बारे में पढ़ा था। फिर ओमिक और अनोमिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था आपने। आज अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस प्रतिरोध। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? देखिए, सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो कोई भी कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से जो अपोज करता है, वो उस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, करंट फ्लो को रोक देती है या उसमें ऑब्स्टकल करती है, वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी अपने पास क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, resistance of a conductor is obstruction posed by conductor to the flow of electric current through it। यानी कोई भी जो कंडक्टर है वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है? रोकता है, ओपोज करता है, उसमें क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वही अपने पास क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। यानी कोई भी कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, यानी उसके मार्ग में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। उस बाधा को क्या कहते हैं? उसी बाधा को अपने रेजिस्टेंस कहते हैं। अपने इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is defined as the ratio of potential difference across the conductor to current flow थ्रू इट। यानी ये अपने पास रेशियो है। किसका रेशियो है? पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट जो फ्लो होती है उन दोनों का रेशियो है। अगर अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है और कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रही है वो I है, तो अपने पास रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? V अपॉन I। R इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा? V अपॉन I होगा। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अपने पास क्या है? किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एक तो लेंथ और एक क्रॉस सेक्शन एरिया। एक अपने पास क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और एक अपने पास क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पहले अपने क्या करते हैं? लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करते हैं कि इन पे रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है। देखिए, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cross section area of a conductor. If length of conductor
length of conductor is L and cross section area is A, then resistance of conductor R is given by, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के, और R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, A के। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगर अपने क्या करते हैं लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों को अगर अपने मिला दें तो R इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L अपॉन ए, और R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा रो L अपॉन ए। रो क्या है, रो जो है, रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, it is called resistivity of conductor। रो अपने पास क्या है, एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। प्रतिरोधकता ही है कंडक्टर की क्या है, रेजिस्टिविटी। कई बार इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कह देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि रो जो है यानी रेजिस्टिविटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रो इज डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आरबीएससी में, अपने पास क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सिंपल सा मीनिंग ये है कि अपने पास एक सिल्वर वायर है, चांदी का तार है, एक अपने पास क्या है, इसका ब्लॉक है, सिल्वर का ब्लॉक है, एक अपने पास ये वायर है और एक इसका क्या है, ब्लॉक है, दोनों किसके हैं, सिल्वर के हैं, ये वायर है। रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। मतलब एक ही मटेरियल के लिए, सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए अलग वैल्यू है, कॉपर के लिए अलग वैल्यू है, एल्यूमिनियम के लिए अलग वैल्यू है, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए रो की एक ही वैल्यू होगी, सिल्वर के लिए रो की एक ही वैल्यू होगी, कॉपर के लिए रो की एक ही वैल्यू होगी। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन इनके रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होंगे। इसका अलग रेजिस्टेंस होगा, हालांकि देखिए है सिल्वर के ही दोनों, लेकिन इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि रो की वैल्यू न तो उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है कंडक्टर की, और न ही उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है। डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल की जो नेचर है उस पे डिपेंड करती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है अपने को। अब देखिए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फिर आर की जो वैल्यू होती है, आर इज इक्वल टू अपना एक फॉर्मूला लिखा था, आर अभी लिखा था अपने, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या आर की वैल्यू वी और आई पे डिपेंड करती है। आर इज इक्वल टू अपने लिखा क्या, आर इज इक्वल टू था अपने पास वी अपॉन आई। तो आर की जो वैल्यू है, आर नाइदर डिपेंड ऑन वी नोर डिपेंड ऑन आई। आर की वैल्यू न तो वी पे डिपेंड करती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, और न ही उसमें जो करंट आई है उस आई पे डिपेंड करती है। ठीक है, आर नाइदर डिपेंड
ऑन V nor डिपेंड ऑन I। न तो ये V पे डिपेंड करती है और न ही I पे R की वैल्यू डिपेंड करती है। तो R की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? R की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। ये किस पे डिपेंड करती है? ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। मींस L और A जो है इन पे डिपेंड करती है। SI सिस्टम में, SI सिस्टम में, SI में अपने पास इसकी यूनिट क्या है? R की यूनिट ऑफ R। SI सिस्टम में R की यूनिट अपने पहले भी बात की थी जब अपने ओम्स लॉ रीड किया था। तो R की जो यूनिट है वो अपने पास ओम है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये इसका एक साइन है ओम का, इससे अपने रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में अपने पास क्या है? वोल्ट अपॉन एम्पियर आता है। इस फॉर्मूले से देखें तो क्या आता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसे क्या कहते हैं? ओम। साइंटिस्ट था ओम, और इन्हीं के ऑनर में, इन्हीं के सम्मान में इसकी यूनिट जो है वो ओम रख दी गई। अब आता है अपने पास डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती है? आर की डायमेंशन क्या हो जाएगी अपने पास? डायमेंशन अपने इससे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायमेंशन को रट के रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी क्रेम नहीं करना है। अपने को क्या करना है? जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अच्छी तरह से अपने को ध्यान रखना है, और उस फॉर्मूले के बेस पे ही अपने क्या करेंगे? हमेशा डायमेंशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? V वोल्ट। अब अपने पास ये बात आती है कि अपने को तो पोटेंशियल की भी डायमेंशन पता नहीं है। पोटेंशियल की डायमेंशन पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट अपने पास ये अपने को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल जो था, पोटेंशियल इज इक्वल टू अपने पास क्या था? वर्क ओवर क्या था? चार्ज था। ये पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क की यूनिट अपने पास होती है क्या? जूल। इसके अपने पास कूलम, तो इसको एक बार मैं यूनिट के फॉर्म में राइट कर रहा हूँ, जूल पर कूलम इनटू एम्पियर। अब अपने इससे क्या करेंगे? डायमेंशन लिख देंगे। अब अपने को पता है कि वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है अपने पास क्या? m1 L2 T-2। कूलम की अपने शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रीड की थी, क्या था? A1 T1 इंटू एम्पियर, एम्पियर अपने पास A1। तब अपने पास इसकी यूनिट आ जाएगी, सॉरी डायमेंशन आ जाएगी m1 L2 T-3 A-2। ये डायमेंशंस आ गई किसकी? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का SI सिस्टम में जो अपने पास यूनिट है वो ओम है, और इसकी जो डायमेंशन है वो m1 L2 T-3 A-2 है। तो ये हो गया अपने पास रेजिस्टेंस। अब आता है अपने पास रेजिस्टिविटी क्या है? अपने पास है रेजिस्टिविटी क्या है? इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। रेजिस्टिविटी क्या है अपने पास? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इस फॉर्मूले से अपने क्या करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे। किस तरह से? इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू अपने पास 1 मीटर स्क्वायर। L अपने पास क्या हो? 1 मीटर हो, और A इज इक्वल टू क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। तब अपने पास इक्वेशन फर्स्ट से अपने पास क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से अपने पास आ जाएगा R इज इक्वल टू रो। सिंपल सा अपने पास हो गया कि रो जो है वो R के इक्वल है, मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ, किसके रेजिस्टेंस के बराबर है? उसके रेजिस्टेंस के बराबर है जिस कंडक्टर की लेंथ अपने पास क्या हो? 1 मीटर, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने पास क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो रेजिस्टेंस ही उसका क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है।
यानी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाती है। यानी यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई भी कंडक्टर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आता है अपने पास इसकी एसआई यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट अपने इस फॉर्मूले से इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे। इक्वेशन 1 से अपने पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन क्या आ जाएगा, एल। रो इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्या, आर ए अपॉन एल। तो रो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा आर की यूनिट अपने पास क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट अपने पास होती है मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट अपने पास मीटर, तो अपने पास आ जाएगा ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट अपने पास होती है ओम इंटू मीटर। अब आता है इसकी डायमेंशंस क्या होगी, विमा क्या होगी इसकी डायमेंशन, डायमेंशंस। अब अगर अभी अपने लिखा था किसका, रेजिस्टेंस की डायमेंशन लिखी थी। रेजिस्टेंस की डायमेंशन को अपने मल्टीप्लाई करना है किससे, मीटर से। मीटर मीन्स लेंथ से। तो अपने पास क्या जाएगी, m1, उसकी थी L2, यहाँ L3 हो जाएगी, T-3, A-2। ये अपने पास डायमेंशंस आ गई किसकी, रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की जो डायमेंशन है वो अपने पास किसके बराबर होती है, m1, L3, T-3, A-2। तो ये थी अपने पास क्या, रेजिस्टिविटी। इसमें जो ध्यान रखना है अपने को, फिर एक बार बात करते हैं अपने, रेजिस्टिविटी जो है वो न तो लेंथ पे डिपेंड करती है और न ही क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल की नेचर पे। मटेरियल जब चेंज करते हैं तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। समझ में आ गई बात अच्छी तरह से। अब देखो, अब आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, चालकता। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी अपने पास क्या होता है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जो अपने पास प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो इन्वर्स है उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसको किस से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। रेजिस्टिविटी का जो व्युत्क्रम है, प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है उसे चालकता कहते हैं और इसको सिग्मा से लिखते हैं अपने। तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/ρ। 1/ρ सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास आ गया क्या, 1/ρ। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट देखिए, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट अपने पास क्या है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट थी उसका इन्वर्स आ जाएगा। रेजिस्टिविटी की यूनिट थी अपने पास ओम इंटू मीटर, तो इसकी यूनिट यानी इसकी मीन्स कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो अपने पास आएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अब देखिए इसमें एक काम किया जाता है, ओम जो है इसका इन्वर्स करने के लिए क्या करते हैं, ये जो स्पेलिंग है इसकी, इसी को क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर दिया जाता है। यानी इसको इस तरह से लिख देते हैं MHO अपॉन क्या जगह मीटर, तो ये आ गई महो पर मीटर, महो पर मीटर। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको लिख देते हैं क्या, महो
पर मीटर। महो को सीमेन भी बोलते हैं, तो सीमेन पर मीटर, इसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं मोस्टली। ये अपने पास इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी एसआई सिस्टम। तो अपने को सारे ध्यान रखने हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको महो भी बोलते हैं। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, महो। महो पर मीटर, सीमेन पर मीटर, या इसको एस से शॉर्ट में एस अपॉन एम राइट कर देते हैं। इसकी अगर अपने पास कंडक्टिविटी की डायमेंशन लिखनी हो तो डायमेंशन अपने पास क्या आ जाएगी, डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशंस अपने पास आएगी क्या, डायमेंशंस के लिए अपने पास आ जाएगा रो की जो डायमेंशंस थी उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो रो की अपने पास डायमेंशन थी 1, रो की राइट कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन राइट कर दूंगा तो कंडक्टिविटी की हो जाएगी m1 L3 T-3 A-2 थी, तो इसकी आ जाएगी m-1 L-3 सॉरी हाँ L-3 T3 A2। ये अपने पास इसकी डायमेंशंस हो जाएगी, किसकी, कंडक्टिविटी की। तो ये था अपने पास कंडक्टिविटी। अब आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस चालकता। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 1/R। ये अपने पास है कंडक्टेंस, G इज इक्वल टू 1/R। अब देखिए इसकी यूनिट अपने पास क्या आएगी, यूनिट जो R की यूनिट थी उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो R की यूनिट अपने पास थी ओम, तो इसकी यूनिट अपने पास आ जाएगी ओम इन्वर्स। फिर वही काम अपने क्या कैसे लिखते हैं इसको, MHO महो, या फिर इसको क्या करते हैं साइमन, एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको किससे लिखते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने पास क्या हुई, कंडक्टेंस। अब आता है अपने पास से इसकी भी अगर अपने को डायमेंशन लिखनी हो तो डायमेंशंस में 1/R की डायमेंशन m1 L2 T-3 A-2, तो इसकी डायमेंशन अपने पास आ जाएगी m-1 L-2 T3 A2। ये अपने पास इसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। तो ये था अपने पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। पहले अपने देखते हैं कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। पहले किसके लिए, कंडक्टर के लिए। फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए अपने पास क्या है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होते हैं। अपने जब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लिखी थी किसकी, ओम्स लॉ की, तब अपने पास एक फॉर्मूला आया था सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास था n² T⁻/m, जिसको अपने क्या बोला था, कंडक्टिविटी बोला था, चालकता बोला था। और अब अपने पढ़ चुके हैं कि इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो अपने पास क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। मतलब अपने पास रो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा m/n² T⁻। यानी रेजिस्टिविटी का ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, रो इज इक्वल टू m/n² T⁻।
अब देखिए m क्या चीज़ है, m अपने पास था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है। n क्या चीज़ है, n अपने पास थी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, t बार रिलैक्सेशन टाइम था अपने पास। तो अपने पास क्या है, m और e ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो रो इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास आ जाएगा 1/n t बार। m और e दोनों क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अपने पास 1/n t बार। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से अपने को देखना इसको, जब अपने क्या करते हैं कंडक्टर के टेम्परेचर को राइज अप करते हैं, कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तब क्या होता है, जब अपने क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, जब इंक्रीज करेंगे तो नंबर डेंसिटी जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं। नंबर डेंसिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। लेकिन कंडक्टर की ये एक विशेषता होती है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होने होते हैं, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं। तो अब अगर अपने इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, नो डाउट इंक्रीज होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इंक्रीज जो होंगे वो बहुत ही स्मॉल होंगे, यानी इंक्रीज तो n होगा लेकिन ये क्या होगा, स्मॉल होगा। अब सेकंड अपने पास क्या है, सेकंड है अपने पास जिससे अपने क्या करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई तो जो फ्री पाथ थे, फ्री पाथ पे जो टाइम लग रहा था इलेक्ट्रॉन को, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी टी बार जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टी बार की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये अपने पास क्या है, ये इंक्रीज तो हुआ लेकिन क्या हुआ, स्मॉल। ये इफेक्टिव होता है। ये क्या है, जो डिक्रीज हो रहा है वो इफेक्टिव है, ये स्मॉल है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई एक्चुअल में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से एन टी बार की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। एन टी बार की वैल्यू कम हो गई तो रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब कंडक्टर का अपने क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रो क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, किसके बेस पे, इसके बेस पे। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आर का अपने पास फॉर्मूला था रो एल अपॉन ए। देखिए ज्योमेट्री चेंज होती है किसी भी कंडक्टर की टेम्परेचर के साथ, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए इसको अपने अगर नेग्लिजिबल स्मॉल कंसीडर कर लें, करते ही है। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, सेम उसी तरह से क्या, सॉरी, रेजिस्टिविटी जिस तरह से टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, सेम उसी तरह से क्या होता है, रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। एक सिंपल से तरीके से भी अपने इसको समझ सकते हैं कि जब अपने किसी कंडक्टर का क्या करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो नंबर ऑफ कोलिजन जो है, टक्करों की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब कोलिजन बढ़ जाती है तो ज़्यादा क्या हो गया, ऑब्स्टेकल हो गए, ज़्यादा रुकावट पैदा हो गई। ज़्यादा रुकावट पैदा हो गई, उस रुकावट को ही तो अपने क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो जब अपने किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में होने वाली जो कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब अपने इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में लेना चाहेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है। मान लेते हैं अपने पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, RT हो गया। तो रेजिस्टेंस में अपने पास इंक्रीज कितना हो गया, RT माइनस R0। रेजिस्टेंस में ये जो इंक्रीज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
इनिशियल रेजिस्टेंस के, सॉरी रेजिस्टेंस में ये जो इंक्रीज हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल रेजिस्टेंस के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R0। और सेकंड अपने पास होता है कि जो रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो रहा है वो टेम्परेचर में होने वाले इंक्रीज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस 0, और T राइट कर सकते हैं इसको। अगर अपने क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें, किस में, टेम्परेचर में और रेजिस्टेंस में। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में अगर अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये T डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो अपने पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है। ये ओरिजिन में से पास नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ये कहाँ आके इसको ज्वाइन करती है उसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे, लेकिन ये अपने पास इस तरह से क्या है कि स्ट्रेट लाइन आ जाती है। यानी रेजिस्टेंस में जो इंक्रीज हो रहा है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तब अपने इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0T। RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0T। अब देखिए ये जो अपने पास अल्फा है ये अपने पास एक कांस्टेंट है, अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर अपने पास यहाँ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस के लिए राइट करें तो रेजिस्टेंस, अगर यहाँ रेजिस्टिविटी राइट करेंगे तो फिर क्या रख देंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखिए इससे अपने पास इसका फॉर्मूला अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0T। RT माइनस R0 जो है वो है अपने पास इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इसको अपने ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा R अपॉन R0T। अब अपने पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसको डिफाइन कर देते हैं, कैसे, अगर अपने पास R0 इज इक्वल टू 1 ओम और T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, T अपने पास टेम्परेचर है, तो अल्फा इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा R। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज इन यूनिट टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अपने पास जो प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं इसको, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है, लेकिन किसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, जिस कंडक्टर का अपने पास इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो 1 ओम और उसके टेम्परेचर में अपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन। अब आती है इसकी यूनिट, यूनिट कैसे लिखेंगे अपने इसकी, अल्फा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम अपॉन ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ये चेंज इन टेम्परेचर है तो डिग्री सेंटीग्रेड राइट कर दूं, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की यूनिट आ जाएगी पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन, दोनों ही यूनिट यूज होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन दोनों ही कैसे यूज हो सकती है, ये चेंजिंग टेम्परेचर है। अगर सिंगल टेम्परेचर होता तो फिर अपने केल्विन में ही राइट करते हैं, बट ये क्या है, चेंजिंग टेम्परेचर है तो दोनों में कोई चेंज नहीं आता, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लिख दो चाहे केल्विन में लिख दो। तो इसकी यूनिट जो है अल्फा की वो अपने पास होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन।
अब आता है अपने पास अल्फा जो है कंडक्टर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कंडक्टर के लिए अल्फा फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए क्या होगा, जब अपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो ये जो अपने पास क्वांटिटी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अपने पास अल्फा फॉर कंडक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो अपने इक्वेशन 1 राइट की थी, इक्वेशन 1 थी अपने पास RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0T, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको सेकंड दे दें। इस 1 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, RT इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R0 प्लस अल्फा R0T, तब RT इज इक्वल टू R0 कॉमन 1 प्लस अल्फा T। अब देखिए अगर अपने इसकी जगह रेजिस्टिविटी लेते हैं, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी अपने पास ρ0, T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी ρT, तो अपने पास आ जाएगा ρT इज इक्वल टू ρ0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। थोड़ा और अपने इसको करें तो अपने ये मान लें कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस अपने पास है R1 और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस R2, तब अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा इंटू T2 माइनस T1, और R2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। फिर अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये था कंडक्टर के लिए, यानी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, और किस तरह से होता है वो अपने पास मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया। अब आता है इंसुलेटर के लिए, ये था चालकों के लिए। इंसुलेटर के लिए कुचालकों के लिए, कुचालकों का जो प्रतिरोध है वो ताप पर किस तरह से निर्भर करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के अपने पास रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर की अपने पास रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी वो इनफाइनाइट होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, अनंत। सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज इनफाइनाइट। और कंडक्टिविटी इनकी जीरो होती है। मतलब सिंपल सा ये मतलब होता है कि इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब इनकी कंडक्टिविटी क्या है, जीरो। लेकिन जब अपने क्या करते हैं, इनके टेम्परेचर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, यानी इनके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तब क्या होता है, इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाते हैं, यानी n की वैल्यू इंक्रीज होती है। फॉर्मूला वही यूज कर सकते हैं अपने, n t बार। n की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहले तो n की वैल्यू क्या थी, जीरो, इसलिए रो की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट थी। अब अपने पास क्या है कि ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये तो डिक्रीज, जब ये क्रिएट होंगे तब ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो इसमें इफेक्टिव जो है वो n की वैल्यू बढ़ना है। तो अपने पास क्या होता है, ये वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। ये वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो रो क्या होता है, डिक्रीज होता है। हालांकि इंसुलेटर ही रहता है, कभी कंडक्टर नहीं बनता है, लेकिन इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो उसमें स्मॉल कमी आ जाती है, और जो कंडक्टिविटी है उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हो जाता है। ये जो पोजीशन होती है ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर कहलाती है, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर। अब अपने पास जो अल्फा का फॉर्मूला था उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो अपने पास था ये फॉर्मूला। अब देखिए, जब अपने इंसुलेटर का क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। जब इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव आएगी। तो इंसुलेटर के लिए क्या होता है, अल्फा
नेगेटिव होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, अल्फा फॉर इंसुलेटर इज नेगेटिव क्वांटिटी। इनका अपने पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब आता है अपने पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में अपने पास जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है उनके रेजिस्टेंस पे। अर्धचालक, अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अपने पास क्या है, जो अर्धचालक होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे क्या होता है, सेमीकंडक्टर में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होता। तो 0 केल्विन पे क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर किस तरह से बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। यानी 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर एक जैसी पोजीशन है, क्योंकि अपने पास इंसुलेटर में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, और 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर पर भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। अब बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर की। जब अपने नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी आबंध होते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री होते हैं, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वहाँ रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। उस वैकेंसी को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। यानी जैसे ही अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं। होल पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन ये होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और इलेक्ट्रॉन है ही नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इनके लिए अपने पास रो का वही फॉर्मूला अगर अपन लिखें तो अपने पास क्या आ जाएगा, इनके लिए एन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और ये बहुत इफेक्टिव होता है। इनमें एन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो ज़्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। एन जब इफेक्टिव है मतलब इसमें इंक्रीमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ये कम इंक्रीज हुआ, तो रिजल्टेंट अपने पास क्या होता है, ये राशि जो है वो इंक्रीज होगी। जब ये क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर के साथ क्या होता है, सेमीकंडक्टर की जो अपने पास क्या होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। देखिए यही प्रॉपर्टी जो है सेमीकंडक्टर की, वो कंडक्टर से इनको अलग करती है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए कंडक्टर में क्या था, जब अपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर में जैसे ही अपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। और इसी वजह से क्या होता है, इनको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें अब अपने किसका यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि उस डिवाइस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो उनके चालन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए सेमीकंडक्टर यूज होता है। और यही प्रॉपर्टी इनको किससे, कंडक्टर से डिफर करती है। यानी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है, सिंपल सा मीनिंग दोनों में ये डिफरेंस है कि इसका कंडक्टर का तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये मेन प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर के साथ इनकी रेजिस्टिविटी को अगर अपने ड्रॉ करें, टेम्परेचर के साथ किसकी, सेमीकंडक्टर की, तो ये क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ये क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था अपने पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इनका अल्फा कैसा हुआ फिर? इनकी अल्फा की बात करें RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इनका डिक्रीज हो रहा है, तो इनका अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। इनका भी अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। सिर्फ कंडक्टर का जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का अल्फा जो है वो नेगेटिव। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये था अपने पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप वीडियो अच्छी तरह से पूरा देखिए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।